अनन्या अभिनव से मिल रही थी तब उधर मोंटी भी टाइगर ग्रुप के सीनियर्स के साथ आगे की रूपरेखा बना रहा था। अभिनव की हेल्थ का अपडेट अभी तक इस हॉस्पिटल से बाहर तो नहीं गया है, लेकिन हमें यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि दिक्पाल क्या करना चाहता है। मेरे आदमी से मुझे अभी खबर मिली है कि दिक्पाल अब भी अपने घर में ही है। अकरम ने अपनी बात कही। मोंटी ने उस पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, दिक्पाल भी अभिनव के अपडेट का इंतजार ही कर रहा होगा और फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाएगा। इतने में बलराज बीच में बोला, हम इस तरह एक दूसरे के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। अगर दिक्पाल फिलहाल शांत है तो हमें उस पर धावा बोल देना चाहिए। बलराज की बात सुनकर मोंटी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इतने में अचानक उसका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। मोंटी ने देखा कि वो गिरिराज का फोन था। उसने एक गहरी सांस लेकर उस फोन को उठाया और कहा, हेलो गिरिराज। मोंटी, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? उधर से गिरिराज ने चिंता भरे सुर में पूछा। ऐसे में मोंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच बताओ तो इटली से निकलने से पहले भी अभिनव पर एक हमला हो चुका था गिरिराज। इसलिए हम सतर्क होकर ही इंडिया के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हम दोनों को ही ये उम्मीद नहीं थी कि अभिनव पर एयरपोर्ट पर ही हमला हो जाएगा। दिक्पाल ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी है। मोंटी की बात सुनकर गिरिराज ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते ना मोंटी भाई, तो मैं खुद दिक्पाल के कानों में बिजली के नंगे तार छोड़ देता। गुस्सा हम सभी को भी आ रहा है गिरिराज, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अभिनव के हिसाब से ही चलना होगा। अटैक होने से पहले अभिनव ने मुझसे कहा था कि वो दिक्पाल को कानून से फांसी की सजा दिलवाना चाहता है। मोंटी ने कहा। गिरिराज ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, अर्जुन के केस के बाद 2 दिनों में दिक्पाल की भी एक हियरिंग है। सीबीआई की तरफ से मैंने उसके ऊपर अर्जुन से जुड़े सारे चार्जेस सबूतों के साथ लगा दिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि दिक्पाल कहीं बच ना जाए। गिरिराज की बात पर मोंटी ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, दिक्पाल इस बार नहीं बच पाएगा गिरिराज। इस मुश्किल वक्त के बीच भी हमारे लिए एक खुशखबरी है। हमें दिक्पाल के कारनामों के खिलाफ 2 और ठोस सबूत मिल चुके हैं। पहला सबूत एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि टाइगर को मारने के पीछे दिक्पाल का हाथ है। दूसरा सबूत एक रिपोर्ट फाइल है, जिसमें दिक्पाल के एक्सपेरिमेंट की जानकारी है। इस एक्सपेरिमेंट के चलते उसने कई मासूमों की बेरहमी से जान ली है। यह एक्सपेरिमेंट क्या था और इसका क्या मकसद था, इसकी डिटेल्स तुम्हें रिपोर्ट पढ़कर पता चल जाएगी। मोंटी की बात सुनकर गिरिराज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है मोंटी। अगर ये दोनों सबूत अपना काम कर गए तो दिक्पाल को फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम जल्दी से ये सबूत मुझे भेज दो ताकि मैं कोर्ट की तैयारी कर सकूं। ठीक है गिरिराज, मैं तुम्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करता हूँ। मोंटी ने कहा। वो फोन काटने वाला था कि उधर से गिरिराज अचानक बोला, मोंटी, अभी टाइगर कैसा है? वो ठीक तो है ना? गिरिराज के सवाल पर मोंटी एक पल के लिए हिचक उठा। वो सोचने लगा कि उसे अभिनव की जानकारी गिरिराज को बता देनी चाहिए थी या नहीं। हालांकि फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अभिनव खतरे से बाहर है गिरिराज, लेकिन ये बात मैं फिलहाल हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अभिनव का कोई भी अपडेट दिक्पाल तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए तुम ये खबर आगे किसी को मत बताना। मैं समझ गया, डोंट वरी, गिरिराज ने कहा। और इधर मोंटी ने हाँ में सिर हिलाकर फोन काट दिया। इतने में पास बैठे बलराज ने पूछा, उस घड़ी का क्या हुआ? उसमें से सबूत मिला या नहीं? बलराज के सवाल पर अकरम ने कहा, मैंने वो घड़ी अपने आदमी के साथ एक भरोसेमंद टेक्नीशियन के पास पहुंचा दी है। घड़ी पुरानी है, इसलिए उसमें से रिकॉर्डिंग निकालने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी टेक्नीशियन ने भरोसा दिया है कि वो रिकॉर्डिंग रिकवर कर लेगा। इतने में अचानक मोंटी का फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी तो पाया कि वो फोन अलायना का था। मोंटी ने तुरंत उस फोन को उठाया और कहा, अलायना, तुम लैंड कर गई? मैं हॉस्पिटल में भी पहुंच गई हूँ मोंटी। इनफैक्ट अभिनव से मिल भी चुकी हूँ। उधर से अलायना ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे में मोंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। अलायना ने मोंटी की बात पर सिर हिलाया और कहा, अभिनव के लिए जल्दी तो आना ही था। एनीवेज,
अगर तुम्हें खबर नहीं लगी हो तो सुनो, अभिनव को होश आ गया है। क्या? सच में? मोंटी ने हैरान होते हुए कहा। ऐसे में अकरम और बलराज कंफ्यूज होते हुए एक दूसरे को देखने लगे। फिर बलराज ने मोंटी से पूछा, क्या हुआ मोंटी? मोंटी ने तुरंत बलराज की तरफ देखा और चहकते हुए कहा, अभिनव को होश आ गया है। यह सुनकर बलराज और अकरम की भी आंखें बड़ी हो गई। इतने में अचानक अकरम का फोन भी बजने लगा। उसने देखा कि वो फोन उसी अनजान नंबर से था जिसका कॉल उसे कुछ दिनों पहले भी आया था। अकरम ने तपाक से उसे काट दिया। वो फिलहाल जल्द से जल्द अभिनव से मिलना चाहता था। इधर कनाडा में जब हंसराज को एहसास हुआ कि अकरम उसका फोन काट चुका है तो उसने एक हताशा भरी गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि वो अब टाइगर की जानकारी कैसे निकाले। दूसरी तरफ अभिनव से मिलने के बाद अनन्या भी नीचे लॉबी में आ गई। वो वैसे तो पूरे दिन अभिनव के साथ ही रुकना चाहती थी, मगर अलैना ने उसे जल्दी चले जाने को कहा था। अलैना जानती थी कि अगर टाइगर ग्रुप के बाकी मेंबर्स फिलहाल अनन्या को अभिनव के साथ देख लेते तो वो गुस्सा हो जाते। उन्हें भले ही अनन्या पर भरोसा नहीं था, लेकिन अलैना अनन्या पर जरा भी शक नहीं कर रही थी। उसने अपनी आंखों से अभिनव और अनन्या के बीच की गहराई देखी थी। वो जानती थी कि अनन्या ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिससे अभिनव को थोड़ी सी भी तकलीफ झेलनी पड़ती। अनन्या लॉबी में रिसेप्शन काउंटर के पास अपने डिस्चार्ज पेपर्स लेने के लिए पहुंच गई। हालांकि अचानक उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अनन्या। जब अनन्या उस आवाज की तरफ पलटी तो उसने देखा कि वो शर्मिला थी। मम्मी? अनन्या ने धीरे से कहा। शर्मिला मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आई और उसने उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? शर्मिला ने खुशी के आंसू निकालते हुए पूछा। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर अनन्या की नजर एक और इंसान पर पड़ी जो उनके करीब आ रहा था। अनन्या ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर चहकते हुए कहा, पापा? राजीव मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूं, पहले से काफी बेहतर लग रहा है। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर पीछे से अचानक शर्मिला ने कहा, राजीव, तुम सबसे पहले डिस्चार्ज पेपर्स बनवाओ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इस हॉस्पिटल में एक मिनट भी और रुके। उससे हॉस्पिटल से अब घुटन होने लगी है। जल्दी घर चलो प्लीज। शर्मिला की बात पर राजीव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर वो रिसेप्शन काउंटर के पास आ गया। राजीव को पेपर्स रेडी करवाते देख अनन्या ने एक पल के लिए शर्मिला को देखा और फिर उत्सुकता में कहा, मम्मी, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। अच्छा, बताओ। शर्मिला ने दिलचस्पी से कहा। अनन्या मुस्कुराकर अपना मुंह खोलने वाली थी कि अचानक वो शब्द उसके गले में ही अटक गए। अनन्या को तुरंत एहसास हुआ कि वो इस वक्त बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अलैना ने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं अभिनव के बारे में किसी से भी बात ना करूं। बाल बाल बची। अनन्या ने अपने मन ही मन कहा और एक राहत भरी सांस ली। उसे चुप रहते देख शर्मिला एक पल के लिए कंफ्यूज हुई और बोली, क्या हुआ अनन्या? क्या बोलना चाहती हो तुम? मैं वो एक्चुअली। अनन्या किसी बहाने के बारे में सोच ही रही थी। इतने में उसे एहसास हुआ कि वो अपनी याददाश्त पा चुकी है। ऐसे में उसने एक गहरी सांस लेकर ईमानदारी से कहा, मम्मी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरी मेमोरी रिकवर हो गई है। अनन्या की बात सुनकर शर्मिला हैरान हो गई। उसने एक पल के लिए अनन्या को देखा और फिर उसके गाल संभालते हुए कहा, क्या? ये कैसे हुआ? तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया? हाँ मम्मी, सब कुछ। मुझे अभिनव भी याद आ गया और उसके साथ बिताया हर एक पल भी। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा। शर्मिला की भी चेहरे पर एक मुस्कान निकली ही थी कि अभिनव का नाम सुनकर वो फिर से फीकी पड़ने लगी। उसे एक पल के लिए लगा कि भले ही अनन्या को सब कुछ याद आ गया हो, मगर अभिनव की फिलहाल कोई खबर नहीं थी। किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा था भी या नहीं। इतने में राजीव डिस्चार्ज पेपर्स लेकर काउंटर से वापस अनन्या और शर्मिला के पास आ गया। उसने एक पल के लिए उन दोनों को देखा और फिर कहा, क्या बात है भाई? ऐसी कौन सी बात है जो मैं मिस कर चुका हूँ? चलो पापा, मैं गाड़ी में बताती हूँ। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा और वो राजीव और शर्मिला का हाथ पकड़कर उन्हें हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ गई। अभिनव की खबर के अभाव से
जो हाल फिलहाल शर्मिला का था, उससे भी बुरा हाल और भी लोगों का हो रहा था। इटली में जिमी महिपाल के पास अपना सिर पकड़कर बैठा था। उसने कई बार मोंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर मोंटी उसका फोन बार बार काटे जा रहा था। हमें गुड़गांव के लिए निकल जाना चाहिए जिमी, अपने बेड पर लेटे महिपाल ने कहा। जिमी ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बॉस का ऑर्डर था कि हम दोनों तुम्हारी रिकवरी हो जाने के बाद ही वापस आए, और हम चलकर कर भी क्या लेंगे? हॉस्पिटल में बहुत टाइट सिक्योरिटी है, हमें न्यूज का ही वेट करना होगा। जिमी की बात सुनकर महिपाल ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चाहत और उसकी माँ भारती भी सदमे में थी। चाहत कल रात से टीवी ऑन करके बैठी थी और अभिनव की कोई खबर का इंतजार कर रही थी। हालांकि जब इतने घंटे बीत जाने के बाद भी न्यूज में कोई अपडेट नहीं आई, तो फिर भारती ने धीरे से कहा, हादसे में अनन्या भी थी ना, तुम एक बार उसे फोन लगा कर देखो। भारती का सुझाव सुनकर चाहत एक पल के लिए हिचकिचाने लगी। जो अनन्या एक जमाने में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, आज उसी के सामने चाहत अपनी नजरें भी नहीं उठा सकती थी। अभिनव को अनन्या से दूर करने में चाहत खुद को दोषी मानती थी। उससे हर रोज इस बात का अफसोस होता था कि उसने एक अच्छी खासी जोड़ी पर अपनी बुरी नजर लगा दी थी। ऐसे में चाहत ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अनन्या को फोन लगाऊं। इससे अच्छा हमें अभिनव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो बस किसी भी तरह बच जाए, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती। चाहत की बात सुनकर भारती ने एक गहरी सांस ली और वो अपनी जगह से उठकर घर के मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। इसी वक्त हजारों मीलों दूर कनाडा में अम्मा जी अपने तीनों पोतों को दिग्पाल की कही बात समझा चुकी थी। दिग्पाल ने अम्मा जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये बात सुनकर अधिराज, पुखराज और ऋषिराज तीनों गुस्से से भभक उठे थे। उस साले दो घोड़ी के गुंडे की यह औकात जो वो हमें धमकी देगा, अधिराज ने झेपते हुए कहा। उसकी बात पर पुखराज भी बोला, साले को झाड़ू से बंदूक क्या पकड़ा दी, अपने आप को बाप समझ रहा है। इतने में ऋषिराज भी बोला, दादी, उसने हमें धमकाया और आपने उसकी धमकी सुन भी ली। ऐसे भी क्या मजबूरी हो गई थी यार। तीनों भाइयों की बात सुनकर अम्मा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, दिग्पाल जो बात कर रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर टाइगर को सब कुछ पता चल गया तो हमारे लिए सिर पर एक और बोझ बढ़ जाएगा। तो फिर अब हम क्या करें? दिग्पाल का कहना मान ले? हाँ, अधिराज ने गुस्से से कहा। अम्मा जी ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से कहा, सबसे पहले तो अपना गुस्सा नियंत्रण में रखना सीखो अधिराज। दिग्पाल हमारे खिलाफ शतरंज की चाल चल रहा है, तो हमें भी उसे वैसे ही जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, और वो जवाब क्या होगा? अधिराज ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। ऐसे में अम्मा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, दिग्पाल को बचाने के लिए यहाँ से एक प्राइवेट जेट भेज दो, उसे हमें कनाडा लाना होगा। क्या ये आप क्या बोल रही है दादी? पुखराज अपने माथे पर सर लाते हुए बोला। अम्मा जी ने उसकी तरफ देख अपना सिर हिलाया और फिर कहा, जो बोल रही हो वो करो। दिग्पाल को ये कहो कि हम उसके लिए यहाँ से एक प्लेन भेज रहे हैं, फिर उसके लिए तुरंत हमारा एक प्लेन भी भेजो, ताकि वो ये सोचे कि वो अब सुरक्षित हमारे पास आ रहा है। अम्मा जी की इस बात से तीनों भाई कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। इतने में फिर ऋषिराज ने कहा, मतलब उसके सोचने का क्या मतलब है? ऋषिराज के सवाल पर अम्मा जी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, जब दिग्पाल इस गलतफहमी में होगा कि वो बच चुका है, तभी हमारे प्लेन में बैठे कुछ आदमी अचानक उसे प्लेन से गहरे समुद्र में नीचे गिरा देंगे, जहां दिग्पाल का नामो निशान मिट जाएगा। जब वो डूब रहा होगा और कोई जंगली मछली उसे खाने को आएगी, तब दिग्पाल को एहसास होगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम है। अम्मा जी की पूरी बात सुनते ही तीनों भाइयों की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि अम्मा बिना लाठी तोड़े सांप मारना चाहती थी। अब आगे क्या होगा? क्या अम्मा जी दिग्पाल का खेल खत्म कर पाएगी या फिर दिग्पाल अपने आप को बचा लेगा? और अभिनव को होश आ जाने के बाद द माफिया किंग के सभी सीनियर्स उससे क्या बात करेंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?
जानने के लिए सुनते रहिए आगे।